निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्रुचि चंद्रविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और आप आज जो आए हुए हैं, प्रवक्ता आए हुए हैं मेट्रो टुडे लाइव में, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जो हैं जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक कार्यकर्ता भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर विजेंद्र कुमार गर्ग, जो भरतपुर से है। ये हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मेट्रो टुडे लाइव के और जुड़ते हैं हमारे भरतपुर से। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। ब्रजेश जी एडवोकेट है, जयपुर के हाई कोर्ट के वकील है और ब्रजेश जी एक एक्स सोल्जर मैन भी हैं। 20 साल की इनकी सर्विस है एक्स सोल्जर मैन की। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब जैसा आपको पता ही है कि दिल्ली में राजनीति बहुत गर्मा गई है। दिल्ली में मिस्टर केजरीवाल को जैसे ही रिहाई मिली है, आप पार्टी वालों को मतलब कुछ सूझ नहीं रहा है। और मिस्टर केजरीवाल जो थे, ये 177 दिन रहे हैं जेल के अंदर, तब तो इनको इस्तीफा देने की सूझी नहीं। और बाहर आते ही इन्होंने अपना सिंपैथी कार्ड, ट्रम्प कार्ड, कोई भी कार्ड कह लो, खेल दिया कि हम अब इस्तीफा देने जा रहे हैं, मैं सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। एक सिंपैथी कार्ड इन्होंने फिर खेला है। ये सिंपैथी कार्ड कहां तक कामयाब होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो बाद में देखा जाएगा। और जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी, आप बताएं दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा इस राजनीतिक भूचाल में? जी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति के लिए एक इंग्लिश का वर्ड होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यानी कि प्रेम में और लड़ाई में सब कुछ जायज है। जी, केजरीवाल 177 दिन कारागार में रहे, जेल में रहे और अपोजिशन पार्टी, इसके बीजेपी कह लो, सत्ताधारी पार्टी, उन्होंने शाम दाम दंड भेद सारे अपनाए कि किसी भी तरीके से ये रिजाइन कर दे और हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, हम जीत जाएं। क्योंकि जैसे ही ये रिजाइन करते, ये अपने आप में एक वो हो जाता है कि ये गुनहगार है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये रिजाइन करते हैं, तो ये बीजेपी को फायदा हो जाता है। अब इसकी इन्होंने काट करी है आप पार्टी वालों ने। तो आप पार्टी वालों ने ये डिसाइड किया कि जेल से छूटने के बाद में 2 दिन बाद को केजरीवाल जी ने डिसाइड किया कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ, जनता मुझे गुनहगार समझती है तो मुझे वोट न दे, और जनता अगर मुझे गुनहगार नहीं समझती है, मेरे साथ जाती हुई है, तो मुझे भारी बहुमत से जिताए, पुनः मुझे दिल्ली का सीएम बनाए। तो एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक स्टैंड है ये। और राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में आदमी झूठ भी बोलता है, जैसा कि हमारी सत्ताधारी पार्टी ने भी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला है, 15 लाख देने का झूठ बोला, तो सारी चीजें चलती है। राजनीति में किसी का कोई बेस नहीं होता है और यही काम इन्होंने अपोजिशन पार्टी के लिए कर दिया केजरीवाल जी ने। बीजेपी पार्टी की नींदें उड़ा दी इन्होंने। अब उनके प्रवक्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया। हम जो कहते थे वो जेल में चलते थे, इन्होंने जेल से बाहर आकर ये किया है, तो क्यों नहीं जेल में, क्यों नहीं सरेंडर किया। अब वो अपने कार्ड खेल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को शो कर रहे हैं कि इनको जेल में रहते हैं रिजाइन करना चाहिए था, इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, ये ऐसा था। अब इन्होंने क्यों किया। और अभी तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें आदान प्रदान होगी, जब वाले जी, आरोप लगाएंगे और ये उसका कटाक्ष करेंगे। तो ये राजनीति है और राजनीति में छल और जो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और नेक्स्ट ठीक, सीएम की अगर आप बात करते हैं, तो मैं जहां तक समझता हूँ
इसके 3 प्रबल दावेदार हैं। एक है उनकी आईटी, दूसरा है केजरीवाल साहब की वाइफ जो सुनीता केजरीवाल है, सुनीता। और तीसरा है सौरभ भारद्वाज। इनके तीनों प्रवक्ता अच्छे हैं। और सुनीता केजरीवाल, जैसे ही केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, उसने कमान संभाली, उसने आ, आपकी मीटिंग करी, प्रेस में कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस को गाइड दिया, तो वो सुनीता कल्याण जी, केजरीवाल जी कल्याण जी, अगर जी सुनीता केजरीवाल को आप कहते हैं कि नेक्स्ट बना रहे हैं वो सीएम, तो ऐसा नहीं होगा, परिवारवाद नहीं होगा ये? देखिए, इसमें भी राजनीति है। मैं आपको कह जी रहा हूँ, ये भी राजनीति है। इसमें जी ऐसा जी, नहीं बनाया जाएगा कि केजरीवाल जी सुनीता केजरीवाल को प्रपोज कर दे। उसमें किसी करेक्ट। दूसरे को थ्रू प्रपोज करवाया जाएगा, और फिर उसमें जी जी बहुमत होगा, फिर उसमें वोटिंग होगी कि कौन किसको चाहता है। तो एक ये भी राजनीतिक स्टैंड होते हैं। अदरवाइज ये है कि अगर किसी ने जरा सा भी अपोजिशन किया और अगर परिवारवाद का मुद्दा उठाया या अन्य कुछ किया, तो 101% आतिशी को नेक्स्ट पीएम सीएम बनाया जाएगा दिल्ली का। क्योंकि रिसेंटली अभी ये मान के चलिए कि पूरा 6 महीने का टाइम रहा है, और 6 महीने किसी को भी सीएम बना सकते हैं। तो ये इनकी अच्छी वक्ता है, अच्छी कार्यकर्ता है, और ये इनके कहने में है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही करेगी। इसलिए उनको एक डमी चाहिए, एक मोहरा चाहिए, तो वो उसको बिठा के और अपना उल्लू सीधा करेंगे, या जनता के पास में जाएंगे और जनता को बरगलाएंगे। जी और जी 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 जी, कल्याण जी, आपसे मैं जी ये पूछना चाहता हूं, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें आतिशी जी बनती हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्रपोज, तो इनका जो एक मकसद है केजरीवाल जी का, वो पूरा मेरे को लगता है कि वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी पेंडेंसी बहुत है, बहुत पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं। उन पेंडिंग फाइल्स पे हस्ताक्षर होने हैं चीफ मिनिस्टर्स के, और कई चीजें बिल्कुल पास होनी है। उसके बिल्कुल लिए सर। हो सकता है इन्होंने ये ट्रम्प कार्ड खेला हो, और हो सकता है आतिशी को ही ये बनाए, जैसा कि आप बोल रहे हैं। मैं आपकी जी, बात से बिल्कुल अब हमारे सहमत हूँ। साथ, मैं आपकी बात से जी सहमत हूँ। मैं आपकी जी, बात से सहमत हूँ, हमारे और साथ मेरे जुड़ को चुके हैं। भी जी जी जी, बोले बोले। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मेरे को भी संभावना यही लगती है कि ये ऑब्लाइज करने के लिए और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कुछ टाइम के लिए सीएम बना सकते हैं, और ये बनाएंगे, और ये भी एक राजनीतिक स्टैंड होगा। वो भी है ठीक, जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब राजेश अग्निहोत्री जी, जो एक प्रवक्ता भी है और वृंदावन से जुड़ते हैं हमारे साथ। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी राधे 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 राधे। डिबेट में राजेश हिस्सा जी, आप लेने वाले सर जी, जी जी राधे राधे जी सर, राधे राधे। राधे राजेश जी, राधे जी आपको सीधा सवाल मेरा ये है कि दिल्ली की जी राजनीति इस समय गरमाई हुई है, दिल्ली का जी नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा? क्योंकि केजरीवाल साहब ने आते ही 177 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि हम रिजाइन करेंगे, हम रिजाइन करने के बाद वो आ रहे हैं वहां पे जुड़ने के लिए। जी, लगता है वो आउट हो गए, कोई बात नहीं, ये मैं आपको दे देता हूं विजेंद्र जी को। विजेंद्र जी, आप इसके बारे में बताइए। चीफ मिनिस्टर जो हैं केजरीवाल साहब, वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, 1-2 दिन में इस्तीफा दे देंगे एलजी साहब को। उसके बाद ये प्रक्रिया होगी कि वहां पे एक नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा, आप किसको उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल साहब, यानी कि आप पार्टी किसको नियुक्त करेगी अपना नया चीफ मिनिस्टर? ये तो देखो सर, केजरीवाल पहली बात तो गुमराह कर रहा है। मेरे को जी लगता नहीं है 1-2 दिन में इस्तीफा देगा। मेरे को नहीं लगता। ये केवल एक संपत्ति बटोरने वाली बात हो गई। वो संपत्ति बटोर रहे हैं अपनी कि हाँ मैं इस्तीफा देना था तो जेल जाने से पहले इस्तीफा देते ना। जब 2 दिन 4 दिन के लिए जब वो आए थे जमानत पे, तो तभी इस्तीफा देना चाहिए अगर इस्तीफा थी तो उनकी। नहीं नहीं, विजेंद्र जी, शायद आपको कंफ्यूजन है। वो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारी पेंडेंसी है, और कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इतनी पेंडेंसी फाइल्स हैं, उस पेंडेंसी फाइल्स को भी इनको सॉर्ट आउट करना है। इसीलिए इन्होंने, केजरीवाल साहब ने ये ट्रम्प कार्ड खेला है। 2 दिन में इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, एलजी को जाके दे रहे हैं। ये इस्तीफा तो दे ही रहे हैं केजरीवाल, लेकिन नए जो चीफ मिनिस्टर आएंगे,
आप क्या मतलब क्या सोचते हैं कि कौन आ रहा है नया चीफ मिनिस्टर? सुनीता केजरीवाल आ रही हैं, इनकी वाइफ, या आतिशी जी आएंगी, या सौरभ भारद्वाज जी आएंगे? तीनों में से एक का नॉमिनेशन तो पक्का है। अगर इनकी वाइफ आती है तो सर वही काम होगा जो ये केजरीवाल जी कर रहे थे। जी तो इनकी वाइफ को तो जी कोई जी मतलब ही नहीं है आने का, और जी बनाना जी भी नहीं चाहिए इनकी वाइफ को। तो बाकी अदर जी दो जी हैं, दो में से किसी को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ब्रजेश जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, इसमें आप लीगली एस्पेक्ट क्या देखते हैं? आप मेरे को लीगल एस्पेक्ट बताइए, क्योंकि केजरीवाल साहब जी जब अपने जेल में थे तब तो इन्होंने 177 दिन में कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया, न तो किसी फाइल पे साइन करने का हकदार ही थे, इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। जेल से बाहर आते ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंपने के लिए ट्रम्प कार्ड खेल दिया, यानी पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया, और ये ट्रम्प कार्ड इन्होंने खेला है केवल सिंपैथी वोट्स के लिए। आप इसको लीगली किस तरह देखते हैं? क्या ये लीगली क्या हो सकता है? आप लीगल एक्सपेक्ट बताएं। बिल्कुल सर, मैं पुनः सभी को प्रणाम। और आपने जो बात बताया कि लीगली इसमें क्या हो सकता है, कानूनी तौर पर क्या विकल्प हो सकते हैं, जी जी उसको बताने के साथ साथ मैं माननीय श्रीमान कल्याण जी की तरफ में थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहूंगा। इन्होंने हाँ, कुछ बोलिए बातें बोलिए। बताई सर, उन बातों पर मैं गौर करना चाहूंगा और मैं दर्शकों को भी पता लगे। जी अच्छा सर, हम सीखते किससे हैं सर? हम हमारे घर में सीखते किससे? हमारे बड़े बुजुर्गों से। इस जी बात को ध्यान रखना सर, क्योंकि बात आगे आएगी। हम सीखते हैं जी जी हमारे जी बड़े बुजुर्गों से, सीखते हैं सर। माननीय श्रीमान कल्याण जी ने बताया कि साहब जो है, राजनीति में सब जायज होता है, झूठ भी बोला जाता है, और पार्टियां आजकल सत्ताधारी पार्टी झूठ बोल रही है। बीजेपी की सर उम्र कितनी है? बीजेपी की उम्र कितनी है सर? और कांग्रेस की उम्र कितनी है? ये झूठ बोलना सिखाया किसने हमको? जी और राजनीति में जायज होता है, सब कुछ जायज होता है, ये बताया किसने? ये सियाने जी और समझदार हम बने कैसे? तो शायद मुझे आवश्यकता नहीं ज्यादा कहने की। एक बात। जी जी दूसरी बात, देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं देखो सर, जो लीगल बातें में बतानी पड़ेगी मुझे। जी जी दूसरी बताइए बात, बताइए। माननीय श्रीमान केजरीवाल जी के अगेंस्ट में कंप्लेंट किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। जी और कांग्रेस की कंप्लेंट पर ही आज जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। जी तो केजरीवाल जी को घसीट कौन रहा है? हमारे यहाँ पर गांव में ऐसा होता था कि क्या होता है कि पीछे से थप्पड़ मार दिया और कांख में हाथ लगा लिया, बोले यार है कौन यार पीछे से मारने वाला? जी जी माननीय श्रीमान जी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने खुद बताया था। जी तो अब आता है सर, अब हम आते हैं इस बात पर कि लीगल पॉइंट पर आते हैं। लीगल पॉइंट में जी क्या है सर, जब ये चले गए तो सन 2011-12 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। उससे पहले इस प्रकार की हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये जी व्यवस्था दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जी कोई भी सरकारी कर्मचारी या आपके लोक सेवक या आपके लोक प्रतिनिधि, मैं फिर जी रिपीट करता हूं सर, गवर्नमेंट जी जी सर्वेंट, लोक सेवक और लोक प्रतिनिधि, क्योंकि लोक जी प्रतिनिधि जी वो होते हैं जो सुनते हैं, लोक सेवक वो होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करके सर्विस में आते हैं। तो करेक्ट। लोक सेवक और लोक प्रतिनिधि दोनों के विरुद्ध यदि कोई क्रिमिनल कंप्लेंट है, कोर्ट में जी पेंडिंग है, और कोर्ट उनकी गिरफ्तारी या उनकी हाजिरी चाहता है, तो जी उनके सुपीरियर अधिकारी के पास में ये ड्यूटी होगी कि वो उनको 3 महीने के अंदर अंदर उनकी सैंक्शन दे दें, उन पर मुकदमा चलाने की। ठीक है। और यदि वो सैंक्शन नहीं दिया जाता है तो वो सैंक्शन मान लिया जाएगा। ये व्यवस्था दी थी सर, यूपीए के टाइम पर दी थी, यूपीए सरकार थी उस टाइम पर। आपको याद होगा सर, कनिमोझी जी, डी राजा जी, कलमाड़ी जी, ये सभी जो है जितने भी सब थे वो सब तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे जेल में। जी 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 तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सर लीगल पॉइंट बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं जा रहा हूं सर। नहीं नहीं, तो उस समय कैरी ऑन कैरी ऑन। अब श्रीमान केजरीवाल जी का क्या हुआ कि सर कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने, कांग्रेस की कंप्लेंट के आधार पर वो अंदर चले गए। तो चूंकि वो संवैधानिक पद पर थे, संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दो संवैधानिक पद होते हैं किसी भी स्टेट में सर, तो वो जी जी संवैधानिक पद पर थे। और जितनी भी पॉलिसी की और इम्पोर्टेंट फाइल होती हैं, उनकी टॉप नियुक्ति की
मिनिस्टर की मिनिस्ट्री वाली जो फाइल होती हैं वो सीएम के पास जाती हैं और वहां से उनका अप्रूवल मिलता है। चूंकि उनकी अनुपस्थिति में ऐसा अप्रूवल हो नहीं रहा था, तो उपराज्यपाल के पास में कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि चुनी हुई सरकार अभी दिल्ली में बैठी हुई है। जी मैं इसमें थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि चुनी हुई सरकार के रहते हुए या बहुमत के रहते हुए राष्ट्रपति शासन भी नहीं लग सकता, इसका मैं बताऊंगा, या आगे पूछोगे तो बताऊंगा। ब्रजेश जी, चुनी हुई सरकार फरवरी में खत्म हो रही, फरवरी में इलेक्शन हो सकता है सर। मान 6 महीने हैं, खत्म हो सकता है, क्या होगा ही सर, चुनाव आयोग उसमें डिक्लेयर करेंगे सर, होगा फरवरी में। जी दिसंबर में हो सकता है डिक्लेयर कर दें सर, आचार संहिता लागू हो सकती है। जी अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत की शर्तें दी है, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आप ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सारी चीजें सशर्त, इसका मतलब कंडीशनल बेल दी उनको, सशर्त शर्त लगाते हुए जमानत दी है। तो दिल्ली का राजकाज वैसे भी ठप हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, लीगल पॉइंट ये है कि जब जमानत दी है तो उनका सुपीरियर ऑफिसर कौन है सीएम का? उनका सुपीरियर ऑफिसर है एलजी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो जमानत की एक कॉपी है वो एलजी साहब के पास भी चली गई है। जी क्योंकि मैं अगर कोई काम करता हूं तो मेरे घर में मेरे जो माँ बाप है, मेरे जो गार्जियन है, उनको पता लगना चाहिए। तो उनके गार्जियन कौन है? एलजी साहब। एलजी साहब कोई प्रतिलिपि गई होगी गारंटी से, तो एलजी साहब की जिम्मेदारी अब बन जाती है कि भैया सीएम चाहिए मुझे, इस्तीफा दो। जी ये दे नहीं रहे। एलजी साहब ने उनको सम्मन दिया होगा, बताया होगा, बोले भाई मैं तुमसे इस्तीफा लेता हूँ, इतने दिन का टाइम है, तुम फटाफट इस्तीफा दो या मैं तुमको डिसमिस कर दूंगा। जी ये लीगल एस्पेक्ट है। करेक्ट, ये लीगल एस्पेक्ट है सर। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनको कि आप साइन नहीं कर सकते, एलजी साहब बोल रहे, बोले भाई मुझे तो मेरे दिल्ली के लोगों को देखना है, काम चाहिए, मुझे तो एक कर्मचारी चाहिए, अब तुम नहीं तो कोई और होगा। इसलिए भले ही 2 दिन बचे हुए हैं चुनाव में, भले ही 10 दिन बचे हुए चुनाव में, लेकिन एलजी की जिम्मेदारी बन जाती है अभी। करेक्ट। यदि नहीं देंगे तो उनको डिसमिस करना पड़ेगा। जी उनसे पोस्ट छीननी पड़ेगी। इज्जत इसी में ही है कि आप अपने मन से इस्तीफा दे दो। जी तो अब ये एलजी, अब इसके बाद में कौन होगा ये उनका विधायक दल तय करेगा। आम आदमी पार्टी के पास में आज की डेट में बहुमत है। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा और भी लीगल एस्पेक्ट सुनेंगे आपसे। हमारे साथ जुड़ चुकी वंदना जी जुड़ी थी। वंदना जी का शायद मेरे ख्याल से वापस गड़बड़ हो गया है, वो आउट हो गई, एग्जिट हो गई है, उनका शायद नहीं कर रहा काम वाईफाई। तो कल्याण जी, अभी आपने लीगल एस्पेक्ट भी सुने हैं हमारे एडवोकेट वकील साहब के, ब्रजेश जी के। आप वकील साहब से सहमत है क्या जो इन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स बताए हैं? आप सहमत है क्या? अच्छा, एक मिनट, वंदना जी आ रही है, शायद वंदना जी जुड़ रही हैं, तो वंदना जी को जुड़ जाने दें। वंदना जी से अपन पूछते हैं। वंदना तिवारी जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? वंदना जी को लगता है साउंड क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ पा रही है। तो कल्याण जी आप टेक ओवर करें, इनको बाद में हम जोड़ लेंगे। बोलिए। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि एडवोकेट साहब को ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है। झूठ बोलने का काम महाभारत में भी हुआ था। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और वो इतने प्रवीण थे कि उनको मिसगाइड नहीं करते भगवान कृष्ण, तो शायद वो पांडवों को जीतने नहीं देते। तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने उनके बेटे के नाम से, अश्वत्थामा के नाम से एक अफवाह फैलाई थी, झूठ बुलवाया था। ये प्रसंग है महाभारत में, आप भले ही भली बात पढ़ लेना। उन्होंने एक हाथी को मारने के बाद में कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, और जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरा बेटा मारा गया तो वो निस्तेज हो गए और अपने हथियार छोड़ के बैठ गए, उनका वध हो गया। तो ये होती है राजनीति। इसलिए कौन किसको क्या सिखाता है और कौन क्या सीखता है ये मैटर दूसरा है। हम यहाँ पर डिस्कस करने बैठे हैं लीगल क्या होगा, किस तरह से होगा। जैसा आपने बताया कि कांग्रेस ने कंप्लेंट करी है, मैं मानता हूँ करी है कांग्रेस ने कंप्लेंट, क्योंकि कांग्रेस भी एक कॉम्पिटिटर पार्टी है। आप पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। जैसे ही बीजेपी अपना स्वार्थ साध रही है, वैसे ही कांग्रेस उस वक्त अपना स्वार्थ साध रही थी, क्योंकि ये डिपेंड करता है टाइम पे। इसलिए अभी आपका मैं दोबारा आऊंगा
हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना तिवारी जी हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भाजपा की महिला मोर्चा की और चेयरमैन ऑफ इंडियन सिविल आर्मी एंड वंदना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, नेशनल स्पीकर हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच की, और बहुत सारे इनके पास सोशल एक्टिविटीज भी है। वंदना जी, आपसे सीधा सवाल मेरा यह है कि अभी आपने भी सुना होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ आप यानी केजरीवाल साहब दिल्ली से रिजाइन करने जा रहे हैं। रिजाइनेशन 1-2 दिन में एलजी साहब को सौंप देंगे। तो अपना सवाल यह था कि इस समय जो है राजनीति दिल्ली की बहुत गरमाई हुई है, तो दिल्ली की नेक्स्ट सीएम कौन होंगी? जी वंदना सर जी। मैं तो बिल्कुल नहीं। सर मैं तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं वंदना मतलब जी, अगला सीएम मैं तो बिल्कुल ही नहीं सर। ये कहने की बात है सर, घर की खेती है, घर का ही कोई मुल्ला होगा। उनकी पत्नी तैयार बैठी हुई हैं और जी ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है सर, ये देश को, लोगों को बरगलाने का सबसे बड़ा कारण देखिए कितनी मजेदार हो गई है राजनीति। इसको इतना चटपटा बना दिया है केजरीवाल जी ने। मतलब ये अगर जेल जाते हैं अपने गंदे मंसूबों के कारण, तो भगत सिंह के साथ अपनी तुलना कर लेते हैं। मतलब इतने करेक्ट। महान नायक बन जाते हैं अपने आप को। सर ये जी जब जी निकलते हैं, जैसा ब्रजेश भाई का मैंने थोड़ा सा सुना कि जी जब निकलते हैं सशर्त निकलते हैं। इसको जी इनका मतलब एक सीएम को इस मीनिंग का मालूम पता नहीं है कि ये हमको सोचने वाली बात है। सशर्त करेक्ट। निकलना जेल से, रिहा होना, उसे क्या कहा जाता है और किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए उसको, ये उसमें भी अपनी मतलब खुशियां ढूंढ रहे हैं, उसमें भी अपना महानता ढूंढ रहे हैं। सर ये मजेदार बात है। 2 जी दिन से इन्होंने लगा रखा है, कभी कोई आप नेता इनसे मिल रहा है, कभी ये मिल रहे हैं, कभी इनकी पत्नी मिल रही हैं, कभी मतलब सारे चोर मौसेरे भाई एक साथ मिले पड़े हैं। दिल्ली की जनता को और फिर एक बार बरगलाने की कोशिश हो रही है कि भाई जी अगर मैं ईमानदार हूँ तो फिर मुझे आप वोट करना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे आप वोट मत करना। आप अपनी तकलीफ को, आप अपनी तकलीफ को, आप अपने साथ हो रहे जो भी आपके साथ आपके कुकर्मों की जो सजा आपको मिल रही है, उसको आप महानता की श्रेणी में कैसे डाल सकते हो? ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब करेक्ट। ये इतने महान है सर, ये इतने महान है कि मुझे लगता है कि सारे क्रांतिकारी जो हमारे देश के लिए शहीद हुए या होते चले जा रहे हैं, उन सभी के यही गुरुदेव हैं। क्योंकि सर गिरगिट की तरह इनको रंग बदलना बहुत अच्छी तरह आता है। अभी भी इनकी जान प्राण बची हुई है सर। ये अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपनी महानता साबित करके और अपनी चुनौतियों को कहीं उलझा के पीछे छुपा के रख ले। सर बकायदे उनको जिम्मेदारी से, जैसा अभी पूर्व प्रवक्ता कल्याण भाई साहब भी कह रहे थे कि उनको हटाया जाए, इससे तो बेहतर है कि वो खुद हट जाएं। जी इतनी छीछा लेदर से अगर वो खुद हट जाएं तो थोड़ी सी उनके लिए फिर भी मरवत बन जाती है सर। और रही बात बेकार के लोग इधर से उधर आतिशी वो क्या है एक राघव चड्ढा और ये नड्ढा सौरभ। बड्ढा, ये सारे किसी काम के नहीं है सर। मनीष सिसोदिया भी किसी काम का नहीं, हर आदमी लिप्त है इसमें, संजय सिंह खुद लिप्त है इसमें। तो बकायदे अभी बची हुई है इनकी मेम साहब, इनकी पत्नी। सर सुनीता। ढाक के 3 साल लालू जी का कांड अपनाएंगे ये, और करेक्ट। देखिएगा रावण की तरह ये सुनीता जी को बैठा देंगे। जी क्योंकि ये सर घर की खेती है, इतनी जल्दी किसी को नहीं दी जाती। आपको भी पता जी है सर, किसान अपना जान दे देंगे लेकिन अपनी खेती नहीं देते। जी और जी अरविंद केजरीवाल तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी है सर। इतने जी बड़े जी बड़े कांड इतने छोटी अवधि में कर लेना, ये तो मतलब अब ये बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भाजपा की उम्र कितनी है, कांग्रेस की उम्र कितनी है। मैं भाई साहब को बता दूं, सत्ता में आने से उम्र नहीं होती, भाजपा की उम्र बहुत पहले से है। और अटल जी के टाइम से हमारी भाजपा है।
जी और एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बन करके बैठी हुई है, जिसकी वजह से आड़ी टेढ़ी कांग्रेसियों की बहुत सारे मंसूबों को उन्होंने होने से भी रोका है। सर, करेक्ट कहने का अर्थ ये है कि हाँ, 2014 से एक सशक्त भाजपा आई है, एक अच्छा प्रधानमंत्री आया है, जिसने कम से कम इनकी चीजों को, कांग्रेस की नीतियों को और कुनीतियों को अच्छी तरह समझकर, अब वो तो भाई प्योर हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं सर कि बनिया जो होता है ना, वो आने वाले को साध लेता है कि मेरा बिजनेस इससे कहां से कहां होगा। भाई वो माइंड है उनके पास, वो साध चुके हैं कांग्रेस की सारी नीतियों को, कुनीतियों को, और उस कुरीतियों से लड़ने के लिए हमारे सक्षम मोदी जी वहां बैठ गए हैं। सर, अब कहना ये है कि केजरीवाल जी, आपका आज का टॉपिक जो था कि अगला सीएम कौन, सर हम यहाँ सर फोड़ते रह जाएंगे, हम यहाँ डिबेट करते रह जाएंगे, बेअर्थ है सर, क्योंकि ये कोई टॉपिक ही नहीं है। केजरीवाल के बदले में सीएम कौन बनेगा ये सिर्फ केजरीवाल ही तय करेंगे, बाकी सब डमी पीस हैं सर। और जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मनीष सिसोदिया या संजय सिंह वगैरह थे, तो ये भी सर आप समझ लीजिए कि ये खुद ही अभी लिप्त हैं, तो इनको तो डालना भी उचित नहीं होगा। अभी मैं कह रही हूँ वंदना सर, जी, अभी वंदना हाँ जी, जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये टॉपिक तो नहीं है, अगला सीएम कौन होगा दिल्ली का, ये वाकई में डिबेट का टॉपिक नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि दिल्ली की जनता जो इस समय तक बेवकूफ बन रही थी, यानी केजरीवाल के डमरू पे नाच रही थी, उसको हमारा कर्तव्य है, चौथे स्तंभ का कर्तव्य है उनकी आंखें खोलना, उनको बताना कि मिस्टर केजरीवाल जी क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं। जी बोले आप। तो डिबेट का मुद्दा भी यही रखना चाहिए था कि दिल्ली की जनता करे विचार, सोच समझकर लाए सरकार। ये वो मैं तो सही है, बहुत अच्छे वो स्कोप तो में सही बोल है, रही हूँ सर। लेकिन इसमें एक चीज और है वंदना जी, जैसा आपने बोला है कि यहाँ पे परिवारवाद होगा, हम चौथे स्तंभ को भी 100% उम्मीद है कि सुनीता जी ही बनेगी नेक्स्ट सीएम। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन यह है, चीफ मिनिस्टर का जो आवास है जहां पे इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, वो खाली नहीं करना चाहते। जैसे ही सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे या कोई नया दूसरा XYZ सीएम बन जाएगा, इनको वो आवास खाली कर, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, खाली करना पड़ेगा, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर को देना पड़ेगा। जी बोले आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी बात को मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम जी चाहे जितना सर फोड़ लें, जितनी मगजमारी जी कर लें, जितने डिबेट कर लें, ये सब तय है सर, ये बहुत बखूबी तय लेकिन है। बाकी के मुर्गे जो हैं वो इधर से उधर डोल रहे हैं, इनको कुछ जी मिलना जी जलना है नहीं। जी और जी सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो एक मुद्दा रखा, ये तो बहुत विशेष मुद्दा रखा सर। सही बात है, जी शाही अरमान अपने पूरे किए हैं, बहुत जी शाही महल जैसा उन्होंने काम करवाया है। तो महल जी छोड़ना किसी राजा के बस की बात नहीं है, जो कि नहीं अपने है। शब्दों से भी कह चुका हो कि मैं दिल्ली जी का राजा हूँ। सर, करेक्ट। थप्पड़ तो पड़ चुका है, और जी मैं तो इसके लिए धन्यवाद दूंगी कांग्रेस को। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगी कांग्रेस को कि कांग्रेस ने कम से कम अपने जीवन काल में एक तो अच्छा काम किया कि किसी के पीछे लगे और उसे जेल तक पहुंचाया। सर, एक अच्छा काम किया, लेकिन जी ये अच्छा काम इसलिए नहीं किया सर कि वो देश हित में कोई अच्छा काम करने जा रहे थे। कांग्रेस करेक्ट, को ये लगा कि दिल्ली में वो कब्जा कर सकते हैं, कर लेंगे। लेकिन दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा अब नाउम्मीद हो चुके हैं। दिल्ली में जी जितनी तकलीफें हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं सर। कभी कहा जी था इन्होंने झीलों का शहर बनाऊंगा, अब तो पूरी जी दिल्ली डूब रही है। तो दिल्ली की जी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है सर, और जी कांग्रेस जी को बहुत बहुत समय दे चुकी है। आपको भी देख लिया, बीजेपी इस बार आपने देखा होगा कि लोकसभा में कितने सुंदर तरीके से आई है। तो जी उम्मीद आप बनी हुई है बीजेपी के लिए। और सर, करेक्ट। मुझे लगता है
कि मोदी जी अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ही सक्षम है जो कुछ कर पाएगी। बाकी जी जी ब्रिजेश भाई जी का मैं शुक्रिया करती हूँ कि बतौर किसी पार्टी का ना होकर के भी सच को कम से कम उठाते हैं, बोलते हैं, क्योंकि सच बोलना ये अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सर। क्योंकि जो जी लोग जी देश के लिए सोचते हैं वो किसी चोगे में नहीं रहते। जिस दिन करेक्ट। बीजेपी गलत करेगी सर या करती है, मैं वहां भी मुखर होती हूँ, मैं वहां भी बोलती हूँ। मुझे जी जी जरूरत नहीं, पार्टी हम लोगों से बनती है, हम पार्टी से नहीं है सर। निश्चित जी जी तौर पर मेरा अच्छाई या बुराई भी अपने प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर चलूंगी, वही बीजेपी करेक्ट। को मैं सपोर्ट करूंगी। तो जी सर जी कहने का अर्थ है कि हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बस उम्मीद इतनी है कि सही समय पर सचेत हो जाएं तो उनकी जी अच्छाई सामने आ सकती है। करेक्ट। बाकी सर जी सुनीता मैडम का तो मेरी तरफ से वेलकम है, 6 जी महीने के लिए सर, सिर्फ ठीक 6 ठीक महीने है, के लिए। ठीक है। कल्याण जी आपको काउंटर करना है कुछ? कल्याण जी। देखिए, जैसा मैडम बता रही है या छोटी बहन बता रही है, हर आदमी स्वार्थी होता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ने 75 साल एक सीएम के पीएम के लिए दिए थे और मोदी जी 72 साल के हो गए। अडवाणी जी को हटाने के लिए उन्होंने 75 साल डिसाइड किए थे, क्योंकि अडवाणी जी उसको 75 प्लस से, और उन्होंने कहा कि 75 प्लस का आदमी जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आज वो 73 साल के हो गए, फिर भी सीट पे टिके हुए हैं। तो क्या उनका मोरल अधिकार नहीं है? क्योंकि ये एक लालसा होती है, एक आदमी की लालच होती है। आदमी एक बार कहीं पे भी बैठ जाए तो कोशिश करता है मैं जमा रहा हूँ। पिछली बार भी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी थे, हमारे रक्षा मंत्री या अब जो अभी बने हुए हैं वही थे। तो ये अपनी पार्टियों को नहीं देखते, जिसे कहते हैं कि छलनी जो है सुई के छेद के बारे में बातें करे और उसको इंगित करे कि देखिए छेद हो गया, छेद हो गया। तो वो चीजें उचित नहीं है। पहले अपने बारे में अपने आप को मिरर में देख ले, फिर दूसरे के बारे में बात करे। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इंग्लिश का एक वर्ड जो है बिल्कुल सटीक है, जो पुरातन सनातन चला आ रहा है। गीता में भी है, रामायण में भी है, सब जगह है। क्योंकि रामायण में भी भगवान राम ने पेड़ की आड़ लेके और बाली को मारा था, वध किया था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और उन्होंने भी अपने वध करने के लिए एक छद्म वेश किया और उसको माले पहना के दोनों को डिफरेंस किया। तो ये एक राजनीतिक लड़ाइयां हैं। राजनीतिक लड़ाइयों को समझने के लिए हमको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। ये है कि आज पढ़ लिया और उसके बारे में बोलना चालू कर दिया, यह उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। कि कौन आदमी क्या सोच रहा है, क्योंकि इसमें तो खड़ा है एक तरह से, इसको जो दाव आता है वो दाव अपनाएगा और अपने सामने वाले कंप्यूटर को नीचे गिराएगा। तो मोदी जी ने जैसा कर रहे हैं, मोदी जी ये कहते हैं कि सर 2014 से पहले बहुत बढ़िया था, 2014 के बाद में बहुत शांति हो गई। मैं आज इनको पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई कम हो गई, क्या बेरोजगारी कम हो गई, क्या हमारे संसाधन बढ़ गए, या हमारा देश कहीं पे तरक्की कर गया? अभी हम 180 देशों की लिस्ट में 173 नंबर पर हैं, जो पहले 2014 से पहले 122वें नंबर पर थे। ये इंडेक्स देख ले तो पता लग जाएगा। बाकी ये तो है कि बोलने का अधिकार है, हर आदमी को स्वतंत्र है। आप किसी को भी बेवकूफ समझ सकते हो, आप किसी को पागल शो कर सकते हो, आप किसी को पप्पू शो कर सकते हो। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप कह सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये तो जनता डिसाइड करेगी ना दिल्ली की। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि इसने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, अब बाहर आके इस्तीफा क्यों दिया, अब इसके आगे प्लानिंग क्या है? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि हमारी सारी प्लानिंग धराशायी कर रहा है। बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमारी पूरी प्लानिंग धराशायी हो रही है। हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। ये चाहते थे कि आप पार्टी को बिल्कुल समाप्त करते। केजरीवाल जेल में अगर इस्तीफा दे देता तो गुनहगार साबित हो जाता, क्योंकि आप पार्टी उसको गुनहगार साबित कर देती कि देखो ये बदमाश है, इसको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और उसको इस्तीफा दे दिया। जनता नहीं चाहती, बाहर आने के बाद में इस्तीफा देकर उसने कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। मजबूरन कुछ नहीं होता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज जो कोर्ट ने उनको दी है बेल, सशर्त बेलें दी हैं, और सशर्त बेलें होने की वजह से ही उन्होंने ये कहा है कि मैं रिजाइन करूंगा। और जैसा कि बिल्कुल बिल्कुल
ब्रजेश जी ने, एडवोकेट साहब ने एक अंदर की बात और बताई है कि रिजाइन नहीं कर रहे, उनसे करवाया जा रहा है एलजी के थ्रू। ये ब्रजेश भी जी ने बात सत्य है। ब्रजेश जी ने सत्य कहा। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी जी। फाइलें पेंडिंग पड़ी है, बहुत सारे इनके काम पेंडिंग पड़े हैं, बहुत पेंडिंग सारा पड़े हुए पैसा हैं। ड्यू पड़ा है, बहुत सारा फंड ड्यू जी। पड़ा है। अगर ये रहते हैं पोस्ट पे तो वो कंफर्म नहीं हो सकता, वो आगे जा Correct. नहीं सकता, क्योंकि ये कर नहीं सकते। जी सर ये जी जी ओपन माइक चैलेंज है, इसलिए ये ओपन मैं माइक चैलेंज है। इसको किसी दूसरे बोलिए आदमी बोलिए को बोलिए ये वंदना जी बोलिए। राजनीति सर अगर ये ठीक है ओपन माइक ठीक है चैलेंज कल्याण जी, है, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। अगर सर ये ओपन माइक चैलेंज है तो मैं इस चैलेंज को स्वीकार कर रही हूँ। बड़े भाई साहब की सारी बातों को मैं काट रही हूँ। ये शायद जी। मेरी एक आध बातों को काटेंगे, मैं इनकी सारी बातों को काट रही हूँ। और अगर ये काट सकते कांग्रेसी हैं। होकर बैठे हैं तो मैं भी प्योर जी। भाजपाई होकर बैठूंगी। सर जी। अगर ओपन माइक चैलेंज है, मैंने कांग्रेसियों का नाम लिया तो इनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि ये कांग्रेस का आवरण पहन के बैठे हैं। मैंने ना जी। राहुल का नाम लिया, ना सोनिया का नाम लिया, ना मैंने किसी कद्दावर नेता का नाम लिया। तो कल्याण भाई साहब के पेट में इसलिए दर्द हुआ क्योंकि इनकी वार्ता मेरे साथ हो रही है और ये एक कांग्रेसी है। सर छद्मवेश नहीं है। मोदी जी को हम मजबूर करेंगे 2025 तक सत्ता संभालने के लिए, वो चाहे जितने बूढ़े हो जाएं। सर मजाल है आज इतने 12 वर्ष की सत्ता में भी एक दिन उसने छुट्टी नहीं ली, तो वो आपसे, मुझसे और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हर आदमी से ज्यादा स्वस्थ है। और एक जी। स्वस्थ धन्यवाद। मन, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन ही देश का कुछ कर सकता है, देश का कुछ कर सकता है। हम अस्वस्थ मन वाले से, देशद्रोहियों से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे देश का वो कुछ भला करेंगे। सर जी। इनके युवराज राहुल जी के बारे में मैं स्पष्ट करूं, क्योंकि इन्होंने मोदी जी का नाम लिया है, अमित शाह का नाम लिया है, हमारे रक्षा मंत्री का नाम लिया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं सर, राहुल जी प्योर, सर आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, राहुल जी प्योर देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एकदम अब कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ जितना कठोर से कठोर एक्शन हो वो लेना चाहिए। सर देश से ऊपर हमने कभी किसी को नहीं रखा, देश से ऊपर। और आप ये कह रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से हम 5वें सशक्त भारतीय, अभी हम गौरवान्वित हैं कि इनके इतने अच्छे सुदृढ़ सरकार में हमने क्या नहीं पाया। हमने हर चीज में, ये कह रहे हैं इनको महंगाई दिख रही है। सर आश्चर्य है सर जब आप पेमेंट चाहते हैं, जब आप नौकरी करते हैं या कहीं काम करते हैं, आप पेमेंट 2 गुना 4 गुना 5 गुना चाहते हैं और आपको चीजें वही 50 साल पहले वाली रेट में मिले, ये संभव नहीं है सर। आज गाड़ियों की संख्या लोगों के घर के सामने, घरों की संख्या लोगों के घर के सामने इतनी बढ़ती चली जा रही है। सर इतनी महंगाई है कि लोग घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं। सर बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से एक भंगी, एक स्वीपर, एक सबके हाथों में एक अच्छी आईफोन चल रही है। सर हम लोग इतने महंगे फोन नहीं ले पाते, लेकिन उनके हाथ में है क्योंकि शौक है और उनके पास इतना है कि वो कर पा रहे हैं। सर महंगाई का ढोंग वो करते हैं सर जो बिना कुछ किए सिर्फ बैठ करके खाना पसंद करते हैं, जिन्हें भीख में लोगों को कुछ चाहिए। सर हमारे जो लोग हैं, हमारे सैनिक जो हैं, ये भीख में नहीं, ये तो टैक्स पेयर भी हैं। सर ये अपना पूरा जीवन भी दांव लगा देते हैं, ये कहीं भी कठिन से कठिन जगह पर काम करते हैं। ब्रजेश भाई ने भी किया होगा कहीं ना कहीं, कोई पोस्ट तो ऐसा होगा जो इनके अनुरूप नहीं होगा, फिर भी ये गए होंगे। बतौर उसके बाद भी टैक्स पेयर होने के बावजूद भी इन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि मुझे 2 रोटी भीख में कहीं कोई सरकार दे दे। क्या कहा था आपने ब्रजेश भाई? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ। तो सर मुझे ये कह रही हूँ कि काम करने वाले को कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है, कहीं कोई महंगाई नहीं है। महंगाई का रोना रोते रोते मतलब देश को खा जाना, ये समझ में नहीं आ रहा। सर महंगी होंगी चीजें महंगी होंगी,
जितना आप दिन प्रतिदिन कोई भी चीज को लोगे, चीजें महंगी होती जाएंगी। पर आश्चर्य है ना जी। सर, आज हम महंगे होटलों में जाकर 5,000 का खाना खाकर चले आते हैं सर, टिप दे के आते हैं, बेरे को हम टिप देकर आते हैं सर, है तभी तो। अगर हम महंगाई का रोना रोते तो सर ये ऐसा साधारण से साधारण आदमी भी नहीं करता। मेरे सामने की बात है सर, एक कॉलेज का बच्चा रोल खा रहा था सर, रोल स्टॉल पे आया था, रोल खा रहा था, 50 रुपए उसने उस बच्चे को टिप दिया जिसने कॉफी लाके उसको दिया सर। एक कॉलेज का बच्चा जो अभी कमा नहीं रहा है, दैट मीन्स उसके पास है, वो दे सकता है, तभी तो दे रहा है सर, जी। सक्षम है वो। महंगाई जी, का जी। रोना रोकर कुछ नहीं होगा सर, पहले देश जी। की गतिविधियों को सही करना चाहिए सर। ये मैं कह रही हूँ, इंडिया में ये सिविल वॉर कराने की तैयारी में लगे हुए हैं सर। सर जी, ये जी, जी। इंडिया में सिविल वॉर कराने की तैयारी में लगे हैं सर, क्योंकि जी, हमारे जी। पूर्वजों ने कहा था कि घर का भेदी लंका ढाए। ये घर के वो भेदिए हैं, ये घर के वो भेदिए हैं जिन्हें अपने घर से परवाह नहीं है। ये नहीं जानते कि जिस दिन नाश होगा, जिस दिन यहाँ कुछ खत्म होगा, तो इनके भी सपने चूर चूर हो जाएंगे, इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज इनके रास्ते गलत हो चुके हैं। ये अगर अब भी सुधर जाएं तो देश सुधरने में देर नहीं लगेगी सर। कहा जाता है ठीक। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष जी। गुमराह नहीं होना चाहिए, गुमराह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देश के लिए जी, तो जी। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी शब्द में जी। नहीं। मैं ब्रिजेश भाई से 2 शब्द इसके लिए लूंगी कि क्या ब्रिजेश भाई सहमत हैं कि देश वंदना के जी, लिए। वंदना जी, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। थैंक यू, जय थैंक यू सर, थैंक यू। हिंद, जय हिंद।